बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान सैफुल्लाह जदून और आप देख रहे हैं बाइस ऑफ हज़ारा। उम्मीद करता हूं आप तमाम दोस्त खैर वाफियत से होंगे और हमारी दुआ है आप हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें। दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं और आज की हमारी वीडियो जो कि ई तिजारत पोर्टल के हवाले से है। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ई तिजारत पोर्टल आखिरकार क्या है और इसको बनाने का मकसद क्या है और ये किस काम के लिए करामत साबित है। सबसे पहले ये वीडियो मुलाहिज़ा करें और फिर मज़ीद आगे बात करेंगे। सबसे ज़्यादा सेंटेंस जब से हमारी गवर्नमेंट आई वो है घबराना नहीं। उसकी वजह कि जब हमें गवर्नमेंट मिली तो हालात बहुत बुरे थे। सबको पता है कि मुल्क बैंकरप्ट था, तो मुझे अंदाज़ा था कि हम एक मुश्किल वक्त से जब गुजरेंगे, तो मुझे अपनी टीम की फिक्र थी। जब हम अपने ज़माने में सबसे मुश्किल टीम वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़ खेलने जाते थे तो उधर मुझे अपनी टीम को कहना पड़ता था घबराना ना। तो जब मैं गवर्नमेंट में आया तो सबसे पहले मुझे अपनी कैबिनेट को कहना पड़ता था कि घबराना ना। हाल ही में जनाब इमरान खान साहब ने अपनी इफ्तिताई तकरीब से कहा है कि जब से हमारी हुकूमत आई है हम अपनी आवाम से एक ही लफ्ज़ बोलते आ रहे हैं, वो ये कि घबराना नहीं। तो जब इस नौसरबाज इंसान ने ये लफ्ज़ बोला तो उसके चेहरे और उसके नौसरबाज गुजरा के चेहरों पर बगैरती जैसी हंसी थी कि सब मिलकर पाकिस्तानी अवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं। और हम सबसे पहले इस वीडियो में इस शर्मीले और नौसरबाज वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के इस लफ्ज़ के बारे में थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे कि जो ये मुस्कुराते हुए हर बार कह जाता है कि घबराना नहीं। दोस्तों, इस हुकूमत के आने के बाद कई ऐसे लोग जो इस दुनिया में अब नहीं रहे, मर गए हैं, दफन हो गए हैं, वो एक ही लफ्ज़ सुनते रहे लेकिन वो घबराए नहीं। लोग गुर्बत से दो चार हैं लेकिन वो घबरा नहीं रहे। बच्चे तालीम से महरूम होकर रह गए हैं इस हुकूमत के हाथों लेकिन वो घबरा नहीं रहे। गरीब अवाम अस्पतालों में इलाज के लिए मफलूज होकर रह गए हैं लेकिन वो घबरा नहीं रहे। गुंडों बदमाशों का पहले से ज़्यादा राज हो चुका है क्योंकि वो अब घबरा नहीं रहे। उसकी एक ख़ास वजह यह है कि उनके मामे की हुकूमत आ चुकी है जिसका नाम PTI है। महंगाई आसमानों से बातें कर रही है, रोज़गार ख़त्म हो चुके हैं क्योंकि इस फ्राडिये इमरान खान ने सबका जीना हराम कर दिया है। इस मंगते खान ने पाकिस्तानी अवाम और उसके साथ साथ पाकिस्तानी पासपोर्ट को जगह जगह रसवा करके रख दिया है। इस बेशरम आदमी के अंदर ज़रा बर भी शर्म व हया नाम की कोई चीज़ नहीं है। इंग्लिश आने या बोलने से हरगज़ इसका ही मतलब तो नहीं कि इमरान खान एक अच्छा इंसान और हुक्मरान है। इससे बेहतर पाकिस्तान में पढ़े लिखे होनहार लोग बैठे हुए हैं जिन्हें यही लोग आगे आने नहीं दे रहे हैं। बोलने वालों की आवाज़ों को बंद कर दिया जाता है। कब्जा माफिया अरूज पर है। इदारों में पहले से भी बर्तरी, पहले चंद पैसे देकर काम करवाए जाते थे, अब मुँह मांगी कीमतें ली जा रही हैं, सरेआम रिश्वतें दी जा रही हैं। लेकिन इमरान खान ने आंखों पर पट्टी बांध दी है। कानों के पर्दों को अवाम की आवाज़ न पहुँचे बंद कर दिए गए हैं। इन तमाम सूरत हाल का जिम्मेदार कौन है? यही फ्राडिया खान जो कहता है कि घबराना नहीं। खान साहब, आपके घर के खर्चे अच्छी तरह से चल रहे हैं, आपके पाँव ज़मीन पर नहीं लगते, अच्छे अच्छे कपड़े पहनने को मिल रहे हैं, हराम का नवाला मुंह को लगा हुआ है, आपके आए बाएं आगे पीछे सिक्योरिटी, नई गाड़ियों में सफ़र और फिर भी हर रोज़ नए किस्से लेकर रोनमा हो जाते हैं। पाकिस्तानी अवाम को इससे पहली बारी हुकूमतों ने इतना नहीं कुचला जितना इस मंगते खान ने। वीडियो मुलाहिज़ा करें। सर अस्सलाम वालेकुम और बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमारे प्रोग्राम के लिए टाइम दिया। कैसा लगता है जब आप दूसरे ममालिक में जाके पाकिस्तान के लिए पैसे मांगते हैं, कर्जा मांगते हैं? सर, ये मुल्क की तौहीन नहीं है? मुल्क का वकार बिल्कुल सिफर नहीं हो जाता? काश कि हम अपने पैरों पे खड़े हो सकते तो ये नौबत ना आती। आपके जो आगे 2.5 साल हैं, क्या उसमें कम से कम यहाँ पे ये तब्दीली हम देख सकेंगे सर? हाँ, बिल्कुल। बड़ी एक शर्मिंदगी होती है और हुई मुझे शुरू में, क्योंकि हमारे पास पैसे ही नहीं थे। जिस तरह मैंने कहा कि जब जो किरायादार आ रहा है, कोई पैसे मांगने आ रहा है, हमारे पास तो पैसे ही नहीं थे। हमारा तो जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स है वो ज़ीरो पे पहुंच चुके थे। तो जब लोग मांग रहे थे तो फिर हमें बाहर के दोस्त मुल्कों के पास जाना पड़ा, पैसे मांगने पड़े। हालांकि वो हमारे दोस्त भी हैं, लेकिन शर्म तो फिर भी आती होगी सर, ये कोई अच्छा काम तो नहीं है जो आप एक दोस्त के पास जाएं, आप
दोस्त छोड़ें, भाई बहन के पास जाएं, पहली दफ़ा कर्जा मांगे, चले वो दे देंगे, दूसरी दफ़ा जब आप तीसरी दफ़ा जाएंगे तो वो आपके करीबी दोस्त भी आपको एक बुरी नज़र से देखेंगे। आए रोज पेट्रोल की कीमतों में इजाफा और हमारे प्यारे मुल्क पाकिस्तान में सालाना बजट नहीं बल्कि रोजाना बजट पेश किया जाता है जिस पर हुकूमत का कोई कंट्रोल नहीं। इस हुकूमत के आते ही ओवरसीज पाकिस्तानियों ने अपना बिजनेस, प्रॉपर्टियाँ सब कुछ बेच बचा डाला और यहाँ तक कि अपने वीज़ों तक को ख़त्म कर दिया कि अब आ गया है खान और रातों रात पाकिस्तान अमेरिका बनने जा रहा है। देखिए इस वीडियो में। इस नौसरबाज खान ने अपने जलसे जुलूसों में इतने सब्ज बाग दिखाए जिससे पाकिस्तानी अवाम को इमरान खान का शदाई बनना पड़ा। ये वो आस है, अगर आप वीज़ा लेने के लिए किसी एजेंसी में चले जाते हैं तो वो बंदा आपको देख कर ही जान जाता है कि इसके पास वीज़ा प्रोसेस के मतलब कोई इल्म नॉलेज नहीं है और उससे बआसानी पैसा लिया जा सकता है और इसे आराम से 7-8 माह नरगस का नाच दिखाया जा सकता है और वो सादालू इंसान अपने इन एजेंटों की बातों में आकर अपना सब कुछ बेच बचा कर इन एजेंटों के हवाले कर देते हैं और इस साथ से कि मेरा वीज़ा आएगा और मैं अपने बच्चों के लिए अच्छे पैसे कमा कर उनका मुस्तकबल को बेहतर बना सकूंगा, लेकिन उसे क्या खबर कि आगे भी रंगीले बंदे बैठे हुए हैं। बहरहाल खान साहब से एक ही दरख्वास्त करते हैं कि इस हुकूमत में आने के बाद कुछ तो कर नहीं सके, लेकिन गुजारिश करते हैं कि अपने इस लफ्ज़ को तब्दील कर दें जो कि घबराना नहीं है। अब इसको घबराना है में तब्दील कर देना चाहिए ताकि पाकिस्तानी अवाम सुख का सांस तो ले सके कि चले रोटी मिलती है कि नहीं, लेकिन अब घबराने की इजाज़त मिल चुकी है जिससे अभी तक अवाम का असर है। और खान साहब को जब से ये हुकूमत मिली है उस दिन से खान साहब का एक ही रोना है। जब हमें गवर्नमेंट मिली हालात बहुत बुरे थे, मुल्क बैंकक्रप्ट था और हम मुश्किल हालात से गुजर रहे हैं, तो हुकूमत में आने से पहले क्या उन्हें खबर नहीं थी? आप मुश्किल हालात से अगर गुजरे हैं तो उन्हें सही करना भी आपका काम बनता है, वरना इतने बड़े बड़े जलसों में इतनी बड़ी बड़ी बोंगियाँ मारने की क्या ज़रूरत थी। अगर पिछली हुकूमत ने हालात ख़राब किए हैं तो आपकी हुकूमत को भी एक अच्छा खासा वक्त मिला है जिससे आप पाकिस्तान के हालात को बेहतरी की तरफ ला सकते थे, लेकिन आप तो उनसे भी 2-4 हाथ आगे निकले खान साहब। और हमारी इस बात को तहरीर कर लिया जाए कि ये बंदा कभी भी मुल्क के हालात को सही नहीं कर सकता बल्कि पहले से भी बदतर करके पाकिस्तान को रख देगा। और खान साहब से एक ही गुजारिश करते हैं कि अपने ओहदे से फिलफौर इस्तीफ़ा दे दें ताकि जो बची कुची थोड़ी बहुत इज्जत बाकी है उसे तो कम से कम महफूज कर लें। और जब क्रिकेट ग्राउंड में मैच खेलने के लिए इंटर होते थे तो उन्हें इल्म नहीं होता था कि आज हमारा मैच किस टीम से खेला जा रहा है। ये सब के सब माजरे हैं और जो कि बहुत पुराने हो चुके हैं। खान साहब इस मौजू पर एक शेर याद आता है, वफा करोगे वफा करेंगे, जफा करोगे जफा करेंगे, सितम करोगे सितम करेंगे, हम आदमी हैं तुम्हारे जैसे, जो तुम करोगे वो हम करेंगे। मतलब कि नवाज शरीफ चोर था, जरदारी को लक़ब मिला डाकू का। खान साहब आपको कौन सा लक़ब देना चाहिए इसकी भी ज़रा पेशन गोई करते जाएं क्योंकि आप इन दोनों के भी बाप निकले हैं। अभी तक मुल्क बेहतरी की तरफ रजू नहीं कर सका क्योंकि इस बदतरीन नालायक व नायल को मुसल्लत करने वाले सेलेक्टर्स और तब्दीली की पैरोकार तमाम शरीक ग्राहों को रियासत मदीना में जारी व सारी खौफनाक तबाही, बढ़ती हुई भूख, उमड़ती हुई महंगाई, फैलती हुई लाकानूनियत, डूबती हुई माशियत और इन तमाम सूरत-ए-हाल का ज़िम्मेदार मौजूदा नालायक हुकूमत और उसके हवारी हैं। बहरहाल अपने मौजू की तरफ वापस आते हैं और बात करते हैं कि आखिर ई तजारत है क्या और इसे क्यों बनाया गया। ई तजारत जैसे पाकिस्तान या दुनिया में इसका तस्वर ई कामर्स से किया जाता है और अगर कोई भी एशिया और खदमात इसकी सेल या परचेज अगर इंटरनेट के ज़रिए की जाए तो उसे ई कामर्स कहा जाता है। आमतौर पर इस ई तजारत के 3 मॉडल हैं। नंबर 1 B2B मतलब बिजनेस टू बिजनेस। नंबर 2 B2B बिजनेस टू कंज्यूमर। नंबर 3 B2B2C बिजनेस टू कंज्यूमर। और 3 मॉडल जो कि दुनिया में फॉलो किए जाते हैं और अंदाजे के मुताबिक इस वक्त दुनिया में 30 खरब डॉलर की ई कामर्स की ट्रेड की गई है जो कि पिछले साल हुई है और B2B मॉडल का 25 खरब डॉलर और जबकि B2C मॉडल के 5 खरब डॉलर की ट्रेड की गई है। और PTI की हुकूमत के मुताबिक जबकि पाकिस्तान में साल 2021 में 4 अरब डॉलर की ट्रेड की गई है। और बकौल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के अक्टूबर 2019 में पहली नेशनल ई कामर्स पॉलिसी का इजरा किया जिसके नतीजे में ई कामर्स को एज अ ट्रेड रजिस्टर किया गया था, जैसे कि लेदर की ट्रेड, फर्टिलाइज़र हो और बाकी इंडस्ट्रीज़ हैं। और ई कामर्स को इससे पहले रजिस्टर नहीं देखा जा सकता था और अब इसको आप बैंकिंग इंडस्ट्री से लेकर SECP से FPR तक ई कामर्स को एज अ ट्रेड देखा जा सकता है और रजिस्टर किया जा सकता है।
اور اگر بات کی جائے رجسٹریشن کی تو پاکستان میں 2018 میں 1094 کے قریب لوگ رجسٹر ہوئے اور 2019 میں 1302 اور 2020 میں 1707 اور جبکہ 2021 میں 3003 لوگ ای کامرس میں رجسٹر ہوئے اور جو 2018 میں ٹریڈ ہوئی اس کی مالیت 18 ارب سے بڑھتی ہوئی 2021 میں 60 ارب تک جا پہنچی۔ اس میں کتنی سچائی ہے یہ اللہ ہی جانتا ہے، اور بقول پی ٹی آئی کے ساتھ 2020 میں تبدیلی کا اور ہمارے نزدیک غریبوں کو لوٹنے کا سال تھا، اور تبدیلی کرتے کرتے اس تبدیلی سرکار نے سب کچھ تبدیل کر کے رکھ دیا ہے، اور جو آپ اور ہم سنتے آ رہے تھے آج وہ اپنی آنکھوں سے بھی دیکھ رہے ہیں۔ بہرحال اس سے پہلے فری لانسرز کے جتنے بھی لوگ تھے ریمیٹنس کو ان پر $5000 کی لمٹ تعین کر دی گئی تھی، مطلب آپ $5000 سے زیادہ کی پیمنٹ کو پر منتھ پاکستان میں نہیں منگوا سکتے تھے، اور خان صاحب کی حکومت کے بقول اس لمٹ کو 5000 سے بڑھا کر منتھلی $25000 کیا گیا، اور جبکہ سال 2019 اور 20 میں ریمیٹنس $2.14 ملین سے بڑھ کر سال 2021 میں $396 ملین تک پاکستان میں ریمیٹنس ہوئی۔ او بھائی میرے، آپ کی کیا بات ہے؟ آپ کو شاباشی دیتے ہیں کہ آپ ریمیٹنس کو پریزنٹیشن پر دکھانے کے لیے کاغذوں پر اس سے بھی زیادہ کر سکتے ہیں اور کیا جا سکتا ہے، لیکن اصل حقیقت کچھ بھی نہیں۔ ہمیں پاکستان تبدیل ہوتا ہوا تو نظر نہیں آ رہا، لیکن اس کے برعکس پی ٹی آئی حکومت کو جاتا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ اس فری لانسرز کے بعد پاکستانی منسٹری آف آئی ٹی اینڈ ٹیکنالوجی نے 17 لاکھ لوگوں کو اس فری لانسرز کے لیے تیار کیا، اور اس وقت پاکستان میں کم و بیش اور ایک اندازے کے مطابق 10 لاکھ ایکٹیو فری لانسرز اس وقت پاکستان میں کام کر رہے ہیں، اور انویسٹر ابروڈ پالیسی کے مطابق مطلب پاکستان میں آپ نے ایک کمپنی بنائی اور اس کمپنی کو دنیا میں کوئی بھی نہیں جانتا تھا، اور اس موجودہ گورنمنٹ کے مطابق انہوں نے انسٹرومنٹ ابروڈ پالیسی دی جس کے نتیجے میں آپ ہولڈنگ کمپنی اور آپریشن کمپنی کو 2 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ مطلب یہ کہ پاکستان میں آپ کی آپریشن کمپنی کام کر رہی ہے، اور سیلی کام میں ریلی میں آپ نے ہولڈنگ کمپنی بنا کے جو پاکستان یوتھ نے سٹارٹر میں ایک آئیڈیا جنریٹ کیا اور وہ آپ نے وہاں جا کر کسی انویسٹر کو سیل کیا، اس نے اس بیسس پہ آپ کو دفتر وہاں پر ہولڈنگ کمپنی بن گیا، اس نے انویسٹمنٹ کی، اور سال 2013 سے لے کر 2017 کے درمیان جو وینچر کیپیٹل اور پاکستان میں جو فنڈنگ ہوئی وہ $130 ملین کی تھی، اور اس پالیسی کے آنے کے بعد سال 2018 سے سال 2021 کے درمیان پی ٹی آئی حکومت نے $433 ملین کی انویسٹمنٹ کی گئی، جبکہ 2021 میں $364 ملین کی انویسٹمنٹ پاکستان کے ینگ سٹارٹر نے کی، اور یہ صرف 81 کے قریب ٹوٹل ڈیلز ہوئی ہیں، جو 2021 اور میجورٹی ای کامرس ٹیسٹ میں $202 ملین، سن ٹیک 95 اور ٹریکیج اور لاجسٹک میں $17 ملین کی ڈیلز کی گئی ہیں، اور اس کے لیے آپ کے پاس انٹرنیٹ کی سپیڈ 3G یا 4G کا ہونا بہت ضروری ہے۔ پچھلے 3 سال کے اندر 7 کروڑ 63 لاکھ سے بڑھ کر 11 کروڑ انٹرنیٹ یوزر پاکستان میں اس وقت آ چکا ہے، اور پاکستان اس وقت دنیا کی 4تھی بڑی مارکیٹ گروتھ بن چکا ہے، اور اس ای کامرس کو بنانے کا مقصد کہ لوگوں کو روزگار میسر کرنا، اور گھر بیٹھ کر آپ بآسانی اس ای کامرس کے ذریعے سیل اور پرچیز کر سکتے ہیں، اور یہ ان عورتوں کے لیے بھی کارآمد ثابت ہو سکتا ہے جو کبھی اپنے گھر کی 4 دیواری سے باہر نہیں نکلی، اور ان کے لیے کوئی کاروبار نہیں ہے تو وہ گھر بیٹھے اپنے کاروبار کو چلا کر روزگار کما سکتی ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق اس وقت ای کامرس کے اندر 36% خواتین یا تو اس کاروبار کو خود کرتی ہیں یا پھر اس کاروبار کو مینج کرتی ہیں، اور 30% خواتین ایسی بھی ہیں جو ای کامرس کی ٹریڈ میں ایز اے لیبر کام کرتی ہیں، اور یہ ایک بہت بڑا بینیفٹ ہے ان خواتین کے لیے جو گھر میں بیٹھ کر روزگار حاصل کر سکتی ہیں، اور اس فری لانسرز کے کاروبار کو سٹارٹ کرنے کے لیے آپ کے پاس تھوڑا بہت نالج ہونے کے ساتھ ساتھ بہتر ہے کہ یوڈیمک مطلب آن ڈیمانڈ فری لانسرز کی تعلیم بھی حاصل کی جائے، تاکہ جس سے آپ بآسانی اپنے کاروبار کی گروتھ کے ساتھ ساتھ اچھی انکم بھی کما سکتے ہیں۔ بہرحال حکومت تو نوکریاں دینے سے قاصر ہو چکی ہے کیونکہ انہوں نے اپنے ہاتھ اٹھا لیے ہیں، اور اب پاکستانی اس فری لانسرز کو استعمال کرتے ہوئے نوکریاں اپنے گھروں کے خرچے اور کاروبار کریں گے، نہ کوئی پینشن، نہ ٹرمینیشن ہونے کا خطرہ، اور نہ ہی تنخواہ آنے کا انتظار، کیونکہ یہ ہے نیا پاکستان۔ اور ناظرین، عمران خان اپنی 5 سالہ حکومت کی مدت کو پورا کریں گے یا نہیں؟ آیا کہ وہ ایک نیا پاکستان بنانے میں کامیاب ہو پائیں گے یا نہیں؟ اور آیا آنے والے الیکشن میں عمران خان کامیاب ہو پائیں گے کہ نہیں؟ اس بات کا فیصلہ تو وقت کرے گا۔
لیکن آپ عمران خان کی شخصیت اور ان کی کارکردگی کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ اس کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا، اور اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے دوستوں ہم خیال لوگوں کے ساتھ اسے واٹس ایپ، ٹویٹر اور فیس بک پر ضرور شیئر کیجیے گا، اور ایسی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، اور اگلی ویڈیو تک مجھے دیں اجازت اور اپنا رکھیے گا بہت سارا خیال۔ اللہ حافظ۔